तो चलिए आगे बात करते हैं। जो आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या बताया, तो जो आपका EOS है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा आगे आपसे यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कुछ पूछने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा आपको देखने की इच्छा है तो आजादी सेट देख सकते हैं। किया क्या है, तो क्यूब सेट है जिसका भार इतना है, भार वार से कोई मतलब नहीं है। जो भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप के इस नैनो उपग्रह का निर्माण की पहल की गई, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए मैं इसकी बात कर रही थी SSLV। SSLV क्या है, तो SSLV इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो इसरो ने स्मार्ट SSLV का विकास किया है, इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो ये आपका जो है कहाँ चला गया है, ये SSLV की प्रथम उड़ान तो कहाँ, तो आप बताएंगे प्रथम उड़ान भरी गई है, तो इसका फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अगला ही इसमें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि SSLV को मांग आधारित प्रमोशन आधार पर प्रमोशन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, मांग आधारित। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका आता है कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखते हैं कहा गया है, देखिए जितना है उतना निपटा लेते हैं। कल रक्षा विज्ञान आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, रक्षा विज्ञान से संबंधित जितनी करंट अफेयर है। कहा गया एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो कहां पर होगा या उसका उद्घाटन किया गया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। एशिया के सबसे बड़े ना उसका उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है, तो आई होप कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो जानिएगा। उत्तराखंड टेलीस्कोप कहा गया का उद्घाटन, टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपसे एरियाज का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है। ठीक है, आप इसको फुल फॉर्म इसका याद कर लीजिएगा। कहा गया है कि एरियाज भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित एक स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह टेलीस्कोप इतना मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो 2450 मतलब 2450 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना, 2450। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ये आउट क्वेश्चन है एकदम आपके एग्जाम का। बस इसको आप इतना याद रखिएगा कि ये PM 2.5 आंकड़े पर आधारित है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि PM 10 आंकड़े पर, PM 3.5 आंकड़े पर, तो PM 2.5 आंकड़े पर ये आधारित है। कहा गया है यहाँ पर देखेंगे कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है उसके अनुसार PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से 3 देश क्रमशः है। कौन है, चाड, इराक, पाकिस्तान। ठीक है, इनको याद रखना है ना, पूछ सकता है कि 3 देश क्रमशः कौन से नहीं है, मतलब इनमें से निम्न दृश्य से शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो चाड, ईरान, पाकिस्तान। ठीक है, उपरोक्त तीनों देशों की देश सबसे सर्वाधिक प्रदूषित है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, तो कौन है, चाड, ईरान, पाकिस्तान। चाड, इराक, पाकिस्तान, चाड, इराक, पाकिस्तान विश्व के सर्वाधिक 3 प्रदूषित देश हैं। आइए कहा गया PM 2.5 सांद्रता में भारत का 8वें नंबर पर स्थान है, तो भारत किस नंबर पर, 8वें नंबर पर स्थान है। कितना है, तो 53 मतलब 50% से अधिक है, 53.3 है। चाड की राजधानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्री के लिए भी है, चाड की राजधानी यहाँ से पूछ सकता है। चाड की राजधानी अनजामेना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। दूसरी बात, विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली भारत की PM 2.5 सांद्रता
के हिसाब से बताया गया, तो कितना है 89.1 है। ठीक है, मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित देश शहरों में भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत के 12 है, एक दर्जन यही है और 1/3 यहाँ पर है, मतलब 3 यहाँ पर है, 12 वहां पर शहर है। ठीक है, क्या पूछा गया, शहरों में 15 शहरों में 12 तो भारत के ही है, 3 पाकिस्तान के ना, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रदूषित शहर, देखिए सबसे प्रदूषित देश की बात हो गई, सबसे प्रदूषित राजधानी की बात हो गई, अब सबसे प्रदूषित शहर की बात कौन आएगा, लाहौर पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे प्रदूषित। राजस्थान का भिवाड़ी जो है वो दूसरे स्थान पर श्रेणी पर शहर में आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या गया, WHO द्वारा वायु, अब आप बताएंगे WHO का गठन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन है, इतनी बात आप बताएंगे कि WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत विनिर्दिष्ट PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 5 रखे थे, कितना 5 या उससे कम रखी गई थी। इसके स्तर पर हासिल किए गए कितने, तो हमारे केवल 4 ही ऐसे है राज्य, देखिएगा, एक तारकेश्वर है पश्चिम बंगाल का, एक डिगबोई असम का, अलादू है तमिलनाडु का और कट्टुपल्ली है तमिलनाडु का। इनको रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, इनको रट लीजिए। ये 5 से PM 5 से नीचे है ना, जो कम रखा गया, देखिए ये 0.5, 1.4, 2.7, 2.8, तो ये रटे या ना रटे, लेकिन क्या रटना है आपको, तो ये रटना है इनका क्रम, कौन से राज्य है, तो तारकेश्वर पश्चिम बंगाल का है, डिगबोई असम का है, अलादू आपका तमिलनाडु का है, कट्टुपल्ली भी आपका तमिलनाडु का है। आइए अगले चलते हैं, अगली बात करते हैं। कहा गया बेंगलुरु मेथेनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया, किसका, बसों का, किससे चलेंगे, मेथेनॉल से चलेंगे। आइए देखते हैं। कहा गया नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में MD50 मतलब MD 15% 15 का मतलब है क्या, 15 और मेथेन, M का मतलब है मेथेनॉल और D का मतलब है डीजल, MD 15%। तो कहा गया मेथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन बसों का अनावरण किया गया, कहां पर, तो आप कहेंगे बेंगलुरु में। इस अवसर पर 100% मेथेनॉल द्वारा संचालित होने वाले ट्रक को भी लॉन्च किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ध्यान में। 100% मेथेनॉल, 100%। आप जैसे पूछ सकते हो क्या पूरी तरह से मेथेनॉल से कोई ईंधन संचालित किया जा, अरे कोई वाहन संचालित किया जा सकता है, तो हाँ, ट्रक देखिएगा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 100% मेथेनॉल से चल रहा है। आगे आइए देखते हैं, बस उसमें उतना ही था। आगे कहा गया देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, वातानुकूलित कंडेंसर तो कौन सा है, तो झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में क्या है, देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। तो देश का पहला कहा है, तो आपको याद रखना है झारखंड में है। बस किसके द्वारा किया गया, तो NTPC के द्वारा किया गया। ये 3 इकाइयों पर होगा। पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ कर दिया गया। बस उतना ही आपको याद रखना है। कहा गया है बैंडिकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बन चुका है। तो ऐसे कार्य कौन कर सकता है, तो एक तो विश्व का है, कहा विश्व का पहला मैला ढोने वाला है बैंडिकूट, एक रोबोट है जो हमारे केरल सरकार ही कर सकती है ऐसे कार्य। तो केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले बैंडिकूट वाले रोबोट का अनावरण किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंडिकूट को गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया। तो हो सकता है पूछ ले किस योजना या परियोजना के तहत शामिल किया गया, तो गुरुवायूर। ठीक है, गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल है। केरल मनहोल की सफाई हुई तो रोबोटिक्स तकनीक का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, तो कौन है, मनहोल
जल की सफाई हुए तो रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन चुका है। दूसरी बात, गौरतलब है कि बैंडकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 7 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा किया है, जो निम्नवत है। अब आपको एसडीजी जो 17 एसडीजी है उनको आपको एक बार पढ़ना है, 1 नंबर पक्का करके ले जाइए, ठीक है। आपको एसडीजी लक्ष्य जो है उनको पढ़ना है। तो लक्ष्य 3 क्या है? स्वच्छ अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली। लक्ष्य 4 क्या कह रहा है? तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा। लक्ष्य 6 कह रहा है कि स्वच्छता एवं साफ पानी। लक्ष्य 8 कहता है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। लक्ष्य 9 कहता है उद्योग नवाचार आधारभूत ढांचा। लक्ष्य 10 कहता है असमानता में कमी। लक्ष्य 11 कहता है संवहनी शहर एवं समुदाय। लक्ष्य 12 कहता है संवहनी उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य आपका 16 कहता है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। तो आपको 17 की 17 एक बार पढ़ लेनी, हर बार आता है और इस बार भी आएगा, तो आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इन 9 लक्ष्यों को क्या किया गया है? कह रहे हैं पूरा किया गया है, ठीक है। इन 9 लक्ष्यों को याद रखें। विश्व की प्रथम सैंड बैटरी, विश्व की प्रथम सैंड बैटरी कहाँ? तो फिनलैंड के कंकानपा। तो कंकानपा शहर में विश्व की प्रथम सैंड बैटरी स्थापित की गई है, ठीक है। आइए, बस उतना ही याद है। पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, लिख लो, आ रहा है, बिल्कुल लिखा है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस तो कहां पर आयोजित की गई? तो नागपुर के महाराष्ट्र में एक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट, यह विषय किस पर आधारित है? तो महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप कहेंगे अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मी सक्सेना, विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की गई है। इजराइल कहा गया है, यहाँ पर क्या है? कहा गया है इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। हाँ, पहले सुनिए, कहा गया है यहाँ पर जो 108वीं विज्ञान कांग्रेस की भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें एक इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक है। कौन है क्रिस्टल वैज्ञानिक? अदा योनाथ। कौन है? अदा योनाथ एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग किया। तो इनका क्या कहा गया? अदा योनाथ को 2009 में भारतीय मूल के रूप में वेंकट रमन रामकृष्ण एवं थॉमस ए स्टडीज के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है ना, है। तो इनको 3 लोगों के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो योनाथ को याद रखेंगे, और रामकृष्ण जी हैं और उनके साथ थॉमस ए स्टडीज जी है। अब भाई रामकृष्ण है तो, और उनके साथ कौन है? योनाथ जी हैं, अदा योनाथ जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइए, अगली बात कही गई है, क्या कही गई है देखिएगा। कहा गया है जनजाति विज्ञान कांग्रेस का भी यहीं पर आयोजन पहली बार किया गया है, ठीक है। अगला कहा गया भारतीय किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राही बाई सोमापोपेरे उपस्थित रही। तो एक पद्मश्री से विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कौन थी? तो पद्मश्री राही बाई सोमापोपेरे उपस्थित रहे। इन्होंने देश भर में बीज मात्र मतलब मदर ऑफ सीड्स के रूप में जानी जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते, जब हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से पूछा गया था तब बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे। इसी तरह इनको भी पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ सीड्स किसे जाना जाता है, ये किसको कहा जाता है, किसे बीज माता के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सोमापोपेरे या पद्मश्री राही बाई सोमापोपेरे जी को जाना जाता है।
भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना इंपॉर्टेंट है, पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना गुजरात के सूरत में की गई है। कहां पर? एनटीपीसी तथा, हाँ, यह परियोजना संयुक्त रूप किसके प्रयास से हुई? तो एनटीपीसी और जीजीएल। तो जीजीएल का मतलब है गुजरात गैस लिमिटेड, तो एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड की संयुक्त प्रयास से हुआ है। ठीक है, आइए आगे कहा गया है इसमें, इस परियोजना में पीएनजी देखिए, हम भी पीएनजी, ठीक है, पीएनजी तो कहा गया पाइप से नेचुरल गैस नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इस उपलब्धि के बाद भारत ब्रिटेन जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, भारत अब ऐसा क्यों कर रहा है? आप सभी लोगों को लक्ष्य याद कर लो भाई। भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र, मतलब जब हम अपना क्या मना रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 2047 में, तो ये क्या होगा? एनर्जी इंडिपेंडेंस मनाया जाएगा। ठीक है, होने तक, और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, कहा गया जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई है। तो लिथियम की खोज कहाँ हुई? लिथियम की यह खोज जम्मू और कश्मीर के सियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई। कहां पर? सलाल हैमाना क्षेत्र में। और ये याद रखना कितने टन है? तो लिथियम 5.9 मिलियन टन है। ठीक है ना, कहाँ की गई? देखिए कई पॉइंट कि जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर में की गई है। ठीक है, कहां पर? तो रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई है। कितने टन? तो 5.9 मिलियन टन ली गई है। अगला है लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल, आप जो यूज करते हो, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जेबल बैटरी जो होती है उनके निर्माण में होता है। हृदय, पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों आदि हेतु और गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग आप एक बार पढ़ लीजिएगा, शायद हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम प्रयुक्त खनिज हैं, इनको भी आप देखेंगे। ठीक है ना, तो कहा गया है स्पोडोमीन है और पेटालाइट है और लिपोडोलाइट है। आप अगला कहा गया है एम्बला एगोनाइट है। तो एक तो नाइट है, दो तो लाइट है और एक तो डोमीन है। तो इनको याद कर लीजिएगा, स्पोडोमीन है, पेटालाइट है, ठीक है, लिपोडोलाइट है और आगे कहा गया एम्बला एगोनाइट है। ठीक है, इनको याद करें। कहा गया यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में। अगर रिजर्व पूछा जाए कहां पर है, तो कहां पर है? चिली में है। चिली में कितना? 9 ये वो मिलियन नहीं याद करने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार कहां पर है? तो चिली में है, चिली में। और दूसरी बात, लिथियम त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं? देखिए चिली जरूर होगा। तो कहा गया है विश्व आर्थिक मंच WEF के अनुसार विश्व में लगभग 60% अभिज्ञात लिथियम लैटिन अमेरिका में पाया जाता है, जिसमें बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं। किसका? लिथियम त्रिकोण का निर्माण कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे, देखिएगा कौन है, तो आप कहेंगे अर्जेंटीना है, फिर आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बोलिविया और यहाँ पर क्या है? चिली है। ठीक है, ऐसे आप मिला सकते हो। ठीक है, ये क्या है? त्रिकोण बनाते हैं, लिथियम त्रिकोण है। ठीक है ना, तो आप इसको याद कर सकते हो। आइए तो देखिएगा, मैंने कहा था यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भंडार कहाँ है? चिली में। लेकिन उत्पाद कौन करता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपका ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। इसको बस इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया भारत का लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। तो भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण
सुविधा कहाँ है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है, ठीक है, तिरुपति में स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र, सीबीजी संयंत्र, तो सीबीजी क्या है, तो आप बताएंगे सीबीजी का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से, तो स्पीडित बायोगैस है, तो कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का एशिया का सबसे बड़ा, तो कहां पर, पंजाब के संगरूर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब के संगरूर में स्थित है, ठीक है। जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जो आपके वर्बियो एजी है, तो वर्बियो एजी द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए में एफडीआई निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ लिथियम त्रिकोण 100% एग्जाम में रखा हुआ है, ठीक है। संयंत्र द्वारा प्रतिदिन 600 से 650 टन किण्वित जैविक का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग जैविक खेती के लिए किया जा सकता है, ठीक है, ये ठीक है, आप देख लेना। भारत, बार बार ये प्रश्न आपकी नजरों से गुजर रहा है, आ भी रहा है, तो इसका मतलब अच्छा और आ सकता है। भारत द्वारा वर्ष 2070 तक निवल शून्य या नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके टॉप 100 में नहीं, टॉप 500 की सूची में भारत के भी भाई सुपर कंप्यूटर कुछ रहे हैं, 3 सुपर कंप्यूटर रहे हैं, यही पूछ लिया जा सकता है कि कौन शामिल नहीं है। तो पहले देखते हैं, कहा गया फ्रंटियर सुपर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, तो कौन है, फ्रंटियर। अब फ्रंटियर कहाँ का है, तो भाई अमेरिका का, अमेरिका की सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। विश्व का पहला कहा गया एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर वास्तव में है, ठीक है, वास्तव में यह विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। कौन सा, तो आप कहेंगे फ्रंटियर, ठीक है। देखिएगा इस सुपर कंप्यूटर का एचपीएल स्कोर कितना है, तो 1.102 है, ठीक है, इसको याद रखेंगे इतना। आगे देखते हैं, देखिएगा अब आप जो यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पेटा फ्लैप्स क्या है, तो ये क्या है, गति मापता है, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है वो नापी जाती है इससे। तो फ्रंटियर कहाँ का, अमेरिका का है सुपर कंप्यूटर। फुगाकू को तो आपको नाम से पता चलता है, गाकू आकू जितने भी आए वो जापान, छू जितने भी आए वो भूटान और नेपाल वाले होते हैं ना, छू वाले। लूमी कहाँ का है, तो फिनलैंड का है। यहाँ पर लियोनार्डो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इटली का है, ठीक है ना। चलिए आइए भारत की तरफ मुड़ते हैं और भारत को देखते हैं। कहा गया है टॉप 500 की न्यूनतम सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को स्थान मिला है। तो एक तो पुणे का परम सिद्धि है, हो सकता है क्रम मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाए। तो पुणे का परम सिद्धि भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर माना, ये भारत का है, ठीक है ना, वो विश्व का था अमेरिका वाला, जो 120वें स्थान पर है, ठीक है। अगला कहा गया है आपका पेटा फ्लॉप्स है, इसकी जो गति है वो कितनी है, 4.62 पेटा फ्लॉप्स है, ठीक है। अगला है पुणे का ही प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष। तो प्रत्यूष कहाँ का, ये भी पुणे का ही है, ठीक है, ये 143वें। अब आप 143वां आर्टिकल बताएंगे किससे संबंधित है, पक्का प्रश्न आने वाला है। अगला है जो आपका उत्तर प्रदेश से भाई है, मिहिर, जो 237वां नहीं 277वां, ठीक है, 277वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कहाँ है, नोएडा का है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ठीक है, इसलिए प्रश्न बन सकता है ना भाई, हमारे उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत क्या है, तो गांधीनगर में आईआईटी गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला कहा गया परम कामरूप, बस और उसमें कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो भाई, मेरे बस की बात मतलब मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, जो काम का नहीं है। अगला कहा गया परम कामरूप, तो कामरूप के नाम से ही पता चल रहा है, ये असम के गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम का असम के पहले ज्ञात ऐतिहासिक राजवंश कामरूप के नाम पर किया गया। ये आपसे कथन के रूप में पूछा जा सकता है, तो वो कौन थे, तो आप कहेंगे असम के पहले ज्ञात ऐतिहासिक राजवंश से कामरूप, ठीक है, इसलिए उसका नाम ही परम कामरूप रख दिया गया।
आइए, हाँ ये जरूर याद कर लेना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्रमुख सुपर कंप्यूटर तो परम पोरुल कहाँ का है, तो तिरुचिरापल्ली का है, ठीक है। अगला कहा गया परम परवेगा कहाँ का है, तो बेंगलुरु का है। परम गंगा रुड़की का है। परम शिवाय, अब शिवाय कहाँ होंगे, काशी विश्वनाथ हमारे बनारस में तो बीएचयू का है। परम शक्ति खड़गपुर का है। शक्ति की जिसके पास होगी वही भाई खड़केगा ना, ऐसे याद आप ठीक बना लो कुछ भी। परम ब्रह्मा कहाँ का है, पुणे का है। परम युक्ति कहाँ का है, तो आप कहेंगे बेंगलुरु का है। परम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परम संगठन कहाँ है, तो आईआईटी कानपुर का है, ठीक है ना। परम सिद्धि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुणे का है, ठीक है। आइए, कहा गया जुपिटर, जुपिटर यूरोप का प्रथम एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। जो कहाँ का है जुपिटर, आप कहें यूरोप का प्रथम एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। यूरोप का प्रथम एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर जर्मनी में स्थापित किया गया। कहाँ पर, जर्मनी का, ठीक है, यूरोप का जर्मनी में। देखिएगा यहाँ पर आपको जुपिटर से फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए इस जुपिटर का भाई फुल फॉर्म जरूर रट लेंगे, याद कर लो, रट लो। कहा गया भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई है। भारत में कहीं कहीं गुजरात एक ऐसा राज्य बन चुका है जो गांव-गांव तक 5G सेवा दे रहा है, ठीक है। तो कहा गया है 5G का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे। 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू की गई, जो छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन भी किया गया। यह व्यवसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी भारतीय एयरटेल है। आपको एयरटेल को याद करना है, खूब इसका ऐड आता है जहां भी आप देखते हो, ठीक है। 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नया शब्द टर्म यूज किया गया, क्या, WWW। अभी तक आप WWW का फुल फॉर्म अब 4 W हो गए ना, तो अब आप क्या याद रखें, वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब उभर कर सामने आया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, आपसे उसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल्स सेल बस। अब आप सभी लोग जान रहे हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है, 2070 तक नेट जीरो किया जा रहा है, 2047 तक क्या किया जाएगा, 2050। इसलिए ये सारी जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को लॉन्च किया गया है। तो इस बस का विकास वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पुणे स्थित कंपनी इसी का क्या है, शॉर्टकट लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कहां पर, पुणे में। लेकिन एक और विद्युत वाहन जहां बैटरियों द्वारा संचालित होते हो, उन्हें रिचार्ज करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन अपनी ऊर्जा विद्युत स्वयं उत्पादित करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कथन से पूछा जा सकता है ना। एक फ्यूल सेल में वाहन के ईंधन के टैंक में हाइड्रोजन गैस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर विद्युत ऊर्जा उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा। ये भी आपसे कथन में पूछा जा सकता है कि एक टैंक है ईंधन, वाहन के ईंधन टैंक में हाइड्रोजन गैस वायु में उपस्थित, अगर वायु में उपस्थित होगी तो क्या, वायु ऑक्सीजन से उपस्थित अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न कर, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। कहा गया 2G एथेनॉल। 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन, मतलब G का मतलब होता है सेकेंड। तो कहाँ किया गया, तो हरियाणा पानीपत में दूसरी या सेकेंड जनरेशन एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जो आपका विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में। तो अब आप बताएंगे विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मतलब विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए बता देते हैं, 10 अगस्त को है, ठीक है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। भाई लिख लेना ना, पता चले आप लोग कुछ करें ही ना। 2G एथेनॉल का उत्पादन बायोगैस और सेल्यूलोसिक सामग्री जैसे खोई जानते ना, वही जो गन्ना जूस पीते हैं उसके बाद जो निकलता है ना, वो खोई ही है, ठीक है ना। शहर वाले तो यही नहीं जानते वो खोई भी कहते हैं, वो किसी यूज में, और उसे एथेनॉल बनाया जाता है ना। लकड़ी के कचरे से, कृषि और वानिकी अवशेष से, घास आदि से होता है। जो हम लोग खेतों में घास वगैरह भी देख के कहा जाता है ना, घास
घास को ढैंचा एक होता है, ढैंचा बोया जाता है ना, खूब लंबी लंबी घास होती है ढैंचा वाली ना, इसमें इससे क्या होता है गांव में अभी बोआ दिया गया होगा, गेहूं कटने के बाद बोआ दिया जाता है ढैंचा वगैरह, और फिर उसको उसी खेत में जुतवा दिया जाता है ताकि उससे उर्वरा शक्ति हमारी खेत की बनी रहे। ठीक है, चलिए समझ गए हो तो अच्छी बात, नहीं समझ गए हो तो और भी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जीवन योजना, देखिए यहाँ पर जीवन नहीं, जीवन योजना है, जो 2G एथेनॉल परियोजना, जैव ईंधन एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री जीवन योजना को अधिसूचित किया गया था। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण है, जिसका नाम जीवन योजना है, जो 2018 से 2023-24 के अवधि के लिए योजना के लिए कुल संपत्ति आपको नहीं याद करनी है ना, कितने करोड़ रुपए दिए गए। अनाज आधारित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में देश के प्रथम ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अप्रैल 2022 की बात है, 2022 में तो पेपर हो चुका है लेकिन आया नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन, तो नैनो यूरिया तो कहा गया गुजरात के कलोल में किया गया है, जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन है। ठीक है, चलिए ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इफ्को द्वारा, इफ्को ना, इफ्को में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आइए बताते हैं। तो इफ्को द्वारा कहा गया नैनो यूरिया तरल, नैनो यूरिया 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कितने परसेंट कण होते हैं, तो नैनो स्केल नाइट्रोजन कण कितने होते हैं, 4% नैनो यूरिया में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इधर है जो आपको सुनने के बाद लगेगा आ सकता है, देखिए मैंने लिख रखा है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के औला किस लिए जाना जाता है, आप सबसे पहले ये कमेंट करेंगे कि औला एवं फूलपुर में, हमारे फूलपुर से ये अभी अतीक अहमद मारे गए हैं। ठीक है ना, फूलपुर से कौन, अतीक अहमद। फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो हो सकता है फूलपुर से संबंधित जो बात है उससे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो फूलपुर कहाँ है, तो फूलपुर इलाहाबाद में ही है, और यहीं पर नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, औला किस लिए जाना जाता है, तो आप बताएंगे, मैं बता देती हूँ, उर्वरक के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा गया बहुत बार, औला हो गया, मोदी नगर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये ऐसे प्रश्न जिग जैग मिलाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। कहा गया नैनो यूरिया भारतीय प्रक्षेप में क्या है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है कि भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है, भारत ही है भाई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी एक बार रट्टा मान लो इन चीजों को। कहा गया उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश नहीं है, पहली बात, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक एवं जैव प्रौद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो बताएंगे भाई कहाँ इसका उद्घाटन किया गया, तो आप कहेंगे ये जम्मू कश्मीर में एक कठुआ जिला है। कहाँ पर, यह पार्क जम्मू कश्मीर कठुआ जिले में किया गया है। ठीक है ना, 100% ये जम्मू कश्मीर से संबंधित बात है, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आपका एग्जाम होने से पहले भी आ चुका है, तो आप देख लें, भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिक पार्क का उद्घाटन कठुआ जिला, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। बस आपका लास्ट ही है, लास्ट पेज ही है ना, फिर उसके आगे कल पढ़ाएंगे, मतलब आगे कहा गया पहला पार्क कठुआ जिले में स्थित कहां पर, दूसरे पार्क की स्थापना कुपवाड़ा जिला स्थित कहां पर, हथवाड़ा में किया जाएगा या की जाएगी। तो आपको दोनों याद रखना है, तो जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला याद रखना है और दूसरा पार्क जो आपका जम्मू कश्मीर में ही है, तो वहां पर किया जाएगा। ठीक है, और इसकी परियोजना देखिए कहा गया इसमें कौन कौन जिम्मेदार होंगे, तो भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान होंगे, आप इसको देखेंगे, और दूसरा है इसमें कहा गया जम्मू कश्मीर को सौंपी गई CSIR। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो जम्मू कश्मीर को सौंपी गई है। ठीक है, आइए इधर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाए
कि राष्ट्र, और हर बार कई बार आया है, कहा गया है राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिक पार्क योजना, इसमें 9 जैव प्रौद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई है जो आपके लखनऊ में एक स्थित है। ये आप रट लो, एकदम रट लो भाई, एकदम जुबान पर होना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिक पार्क कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आपको 9 से मतलब नहीं है, लेकिन उसको आप याद कर सकते हो। बहुत याद करने की इच्छुक मैम, कहीं छूट ना जाए कुछ, एक आध तो कहीं और से आएगा, तो आप एक गुवाहाटी याद कर लो और एक आप जम्मू कश्मीर याद कर लो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बाकी आप हम पर छोड़ दो। देखिए इसके आगे मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, और जब मैं इसके आगे पढ़ूंगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ मैं पढ़ा तो दूं, कोई दिक्कत नहीं है, न क्लास लेने में न बनाने में, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगता है। एक एक वर्ड आपके लिए पढ़कर लाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो कल इसके आगे शुरू करेंगे शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां, साथ में इसके निपटाएंगे जो 14 से 15 पेज में रक्षा विज्ञान है, तो उसको कल निपटाने का प्रयास करेंगे। तो रक्षा विज्ञान और इसको निपटाएंगे, तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रक्षा विज्ञान से हर बार क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने जो प्यार लाड दुलार दिया है जो हमारी सुबह वाली क्लासों के लिए भाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये कार्य आपके लिए एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए 3-3, 4-4 बजे रात तक जग कर इतना पढ़ के लाते हैं भाई ना, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं निकलता, ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है कि कहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि ये आपके 20 साल के पेपर का निचोड़ लाते हैं, कहां से कौन सा फैक्ट करंट अफेयर में पूछा गया है। तो इसलिए एकदम डंके की चोट पर कहते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द, और शाम 6 बजे आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूला करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।